गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम बेटा 11th अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है और इसके अंदर क्या कंटेंट है जो हमें सीखना है। चैप्टर 3 का नाम है मेरे बच्चों थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की थ्योरी क्या है ना, उसका बेस क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। IFRS क्या है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इंड AS क्या है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ 11th में नहीं, 11th से आगे भी काम आएगा। ये टॉपिक आपको CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में भी हेल्प करेगा, CS इंटरमीडिएट में भी हेल्प करेगा और बहुत आगे लाइफ में काम भी आने वाला है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर नंबर 3 को एक चीज़ को ना घोल लेना बेटा, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि यहीं पर ऐसा रटवा दूंगा कि पेपर में इस चैप्टर में 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके। मतलब 100% की बात कर रहा हूँ। कभी बोलो कि ये चैप्टर 100 नंबर का आएगा सर, ऐसा नहीं होता बेटा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? हम बोलते बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, हम लोग बोलते जब अकाउंटिंग को इन्वेंट किया गया ना, बनाया गया, तो कुछ ना अजम्पशन ली गई, कुछ फंडामेंटल्स लिए गए। उन अजम्पशन और फंडामेंटल के बेस पे उन्होंने बोला कि इन अजम्पशन और इन फंडामेंटल से अकाउंटिंग करेंगे और उसी को बोलेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो बेटा कई बच्चों को ना ये भी डाउट आता है, सर आप बोल रहे हो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कैसे बने? अकाउंटिंग कंसेप्ट बने अजम्पशन और फंडामेंटल से। सर अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं एडजेक्ट वर्ड है कल्पनाएं। क्या इसका मतलब? कल्पनाएं। क्लियर है? हम ना कुछ क्या करते हैं, कुछ कल्पना लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अजम्पशन का बेसिक मतलब क्या है? अज्यूम कर लेना, कि हम मान लेंगे, हम कुछ कल्पनाएं कर लेंगे, हाँ ऐसा होता है। कुछ तो अज्यूम करके मान के चलना पड़ेगा ना। और फंडामेंटल्स हम लोग बोलते हैं बेसिक को। तो कुछ हम अजम्पशंस और फंडामेंटल्स को क्या कहते हैं? ये हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक अजम्पशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट है कुछ अजम्पशंस जो हम लेके चलेंगे, कुछ फंडामेंटल्स बेसिक लेके चलेंगे, थ्रू विच, जिससे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग फंक्शन इज कैरिड, या फिर परफॉर्म, जिससे हम अकाउंटिंग फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये बेटा सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख भी देता हूँ, ये आपके एग्जाम में माइनस में 99% चांस है कि पूछा जाए। ये कभी पेपर में पूछा नहीं जाता। तो सर पेपर में क्या पूछा जाएगा? सर पेपर में ना सुपर हिट आ रहा है नीचे, ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट, ये आएगा पेपर में। मैनी टाइम्स पेपर में पूछा गया है सर, 10 साल से ज़्यादा आ चुका है ये पेपर में। अब ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, इस पे चलते हैं बेटे। ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे तो हमने बोला ना कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट कुछ अजम्पशन और फंडामेंटल्स होती है। तो जो पहली अजम्पशन जो फंडामेंटल ली गई वो क्या है? ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? सर ड्यूल का मतलब क्या होता है? दो। ड्यूल का मतलब क्या होता है? दो। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं ना, उन सब ने ड्यूल वर्ड लाइफ में सबसे पहले कब सुना है पता है? जब वो 2 सिम वाला मोबाइल आया। बोले ड्यूल सिम मोबाइल है, ड्यूल सिम मोबाइल है। तो ड्यूल वर्ड सबने लाइफ में मैक्सिमम लोगों ने तब सुना जब 2 सिम वाला मोबाइल आया। सर ड्यूल का मतलब होता है दो। आस्पेक्ट का मतलब, ड्यूल आस्पेक्ट का मतलब प्रभाव। कंसेप्ट, ड्यूल आस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसके 2 आस्पेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके क्या होते हैं? 2 आस्पेक्ट होते हैं। एक आस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट और दूसरे आस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजेक्शन के 2 आस्पेक्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रांजेक्शन का एक ही आस्पेक्ट हो। ट्रांजेक्शन आई, एक ही आस्पेक्ट हुआ डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ, तो गलत है। तो अजम्पशन क्या कहती है? अजम्पशन कहती है भैया मान के चलना और समझ के चलना, अपने दिमाग में डाल के चलना। अकाउंटिंग में हर एक चीज़ के कितने एस्पेक्ट होते हैं? 2 होते हैं भैया। कितने होते हैं? 2। पहला डेबिट, दूसरा क्रेडिट। क्लियर है बात? अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होंगे? 2। यही बात बोली मैंने।
अ डेबिट, पहला क्या है डेबिट एंड दूसरा क्या है क्रेडिट है, ऑफ इक्वल अमाउंट। सर इक्वल अमाउंट से होंगे, जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से क्रेडिट भी होगा। बट समटाइम पता है क्या होगा, समटाइम क्या होगा, डेबिट के अंदर एक अकाउंट होगा और क्रेडिट के अंदर ना एक से ज़्यादा होंगे, पर उनका सम इक्वल होगा। ठीक है, जैसे डेबिट में है राम अकाउंट 5,000 रुपये से, तो क्रेडिट में आया टू कैश 4,500, टू डिस्काउंट 500। अब क्रेडिट में कितने हैं, दो, क्रेडिट में कितने अकाउंट है, दो अकाउंट है। डेबिट में कितने अकाउंट है, एक, डेबिट में एक है राम 5,000 से, क्रेडिट में कौन है, टू कैश 4,500, टू डिस्काउंट 500। तो 4,500 और 500 का सम कितना हो गया, 5,000 ना। क्रेडिट में दो अकाउंट मिलके डेबिट के इक्वल आ रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। ऐसा हो सकता है कि डेबिट में एक अकाउंट हो और क्रेडिट के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट में एक अकाउंट हो और डेबिट में एक से ज़्यादा हो, पर सम सबका इक्वल होगा। यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने अमाउंट से ही क्रेडिट होगा। सर अकाउंट नहीं बोलता, कई बच्चे में से ये भी वहम पाल लेते हैं, जितने अकाउंट से डेबिट होगा उतने अकाउंट से क्रेडिट होगा ना, ऐसा नहीं होता। अमाउंट है अमाउंट, कि जितने अमाउंट से डेबिट होगा ना उतने अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। सर एक अकाउंट डेबिट है तो उसके साथ क्रेडिट में सामने एक से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं। एक अकाउंट अगर क्रेडिट है तो उसके सामने एक अकाउंट से ज़्यादा डेबिट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ द इक्वल अमाउंट, इट मीन्स एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ द इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। यहाँ पे ना एक वर्ड है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है बेटा, इसको ना वाइसा वर्सा कर दो। एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाइसा वर्सा। सर इसका मतलब क्या है वाइसा वर्सा का। सर अभी हमने क्या लिखा है, अगर कोई डेबिट होगा तो उसके सामने इक्वल अमाउंट से क्रेडिट भी होगा एक से ज़्यादा अकाउंट में। तो वाइसा वर्सा का मतलब इस लाइन को उल्टा पढ़ो कि अगर कोई क्रेडिट होगा तो उसके सामने डेबिट भी होगा इक्वल अमाउंट में वन और मोर अकाउंट में। वाइसा वर्सा का मतलब क्या था, उस लाइन को अब रिवर्स करके पढ़ना है दूसरे एस्पेक्ट से। क्लियर है ये, ठीक है जी। कॉमर्स वाले ना तो आपको कुछ लीगल स्पेशल वर्ड सीखने पड़ेंगे बेटा, इट इज़ अ स्पेशल वर्ड वाइसा वर्सा। ठीक है जी, वाइसा वर्सा का मतलब क्या होता है, रिवर्स पढ़ना। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर डेबिट है तो क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट से, तो वाइसा वर्सा क्या कहता है कि आप इसको ऐसे भी पढ़ो। वाइसा वर्सा का मतलब क्या है, आप इसे ऐसे भी पढ़ेंगे, अगर क्रेडिट है तो डेबिट भी होगा इक्वल अमाउंट से। क्लियर है जी। सर अल्टीमेटली क्रक्स क्या है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का, ये कहता है इन दिस बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर हम लोग दोनों के दोनों एस्पेक्ट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है ये। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझ में आता है आपको। सर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को लास्ट में समड अप कर रहा हूँ एक ही लाइन में। सर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जो ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, एक एस्पेक्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है। जितने अमाउंट से डेबिट होगा सेम अमाउंट से क्रेडिट भी होगा। क्लियर है जी, चलें आगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर ये हमें आता है, ये हमने क्लास नंबर 2 में पढ़ा था आपके यहाँ पे। अगर आपने चैप्टर 2 की क्लास ली है ना बेटा, तो चैप्टर 2 की क्लास में इंटरनल लायबिलिटी से पहले मैंने ये कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। मैंने बताया था वहाँ पर कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिर्फ दो बातें करता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका, ठीक है। तो दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश। और किसी ने नहीं भी पढ़ा तो वो भी ध्यान से सुनना बात को। क्या होता है जी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। पहली बात बोलते हैं जी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। समझ में आती है बात। एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पंकज रजौरिया, मेरे ट्यूशन सेंटर का नाम है स्टडी कैंपस। तो पंकज रजौरिया बिजनेसमैन अलग है, स्टडी कैंपस अलग एंटिटी है। समझ में आती बात। क्या कहने की कोशिश करता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कहता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग एंटिटी है। आगे चलते हैं।
दूसरी बात ही क्या बोलता है, पहली बात क्लियर हो गई। कहता है भैया जो अकाउंट्स बनते हैं ना, अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। समझ में आई बात? ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो बातें बोलता है सिंपली। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फालतू का ज्ञान नहीं छाड़ता, सिर्फ सिंपल सी दो बातें बोलता है। कहता है भैया देखो, बिजनेस अलग चीज़ है, बिजनेसमैन अलग चीज़ है। ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगी, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होगी। यानी कि अकाउंट्स जो है ना वो बिजनेस के लिए बनते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। अकाउंट बिजनेसमैन के लिए नहीं बनते, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते। क्लियर है जी ये बात? पढ़ लेते। जो मैंने आपको समझाया है क्या वही लिखा हुआ है? पढ़ो। द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द बिजनेस। ऑनर क्या है? सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी होते हैं बिजनेस से। ऑनर अलग होते हैं और बिजनेस क्या होता है? अलग होता है। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन टू द बुक ऑफ अकाउंट्स। कह रहे जो ट्रांजेक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी। बात आती है समझ में? समझ में आता है ना? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, बहुत काम आने वाला है आपको अकाउंट्स में, और बहुत बार पेपर में आए हुए नंबर दिलाएगा आपको। और एज इट इज़ लिख के आना है, स्क्रीनशॉट ले लेना भले ही, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वैसे नोट्स चाहिए तो मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे रिक्वेस्ट डाल देना, एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और लिंक ना मिले तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जाके ना कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया के नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है हमारा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे आगे अपना फ्यूचर अकाउंटिंग में ही देख रहे हैं। सर आप लोग सीए वगैरह पढ़ोगे, आपको बहुत काम आएगा। आगे कहीं पर भी पढ़ोगे तो गोइंग कंसर्न तो आपके बहुत काम आने वाला है। अब देखो पता है, गोइंग कंसर्न एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसके लिए ना मेरे को ना ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके नाम से ही मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया क्या कहना चाहता है। गोइंग का मतलब है चलते रहना। गोइंग का मतलब क्या है? चलते रहना। और यहाँ पे कंसर्न का मतलब है बिजनेस से। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को नाम से समझ में आ गया कि जो बिजनेस है ना वो चलता रहेगा। सर गोइंग का मतलब क्या है? चलते रहना। कंसर्न का मतलब क्या है? बिजनेस। क्या चलता रहेगा? बिजनेस चलता रहेगा। हम लोग बोलते हैं कि कभी भी किसी भी कंपनी के, फर्म के, किसी भी चीज के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप अकाउंट्स बना रहे हो तो सर बेसिक अजम्पशन लेके चलना कि वो बिजनेस चलता रहेगा, सर बंद होने वाला नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ इतनी बात बोलेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। तो एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है इट इज अज्यूम्ड, कह रहे ये बात अज्यूम कर लेना, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। बिजनेस आगे फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर, बिजनेस आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बिजनेस को बंद करने की हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज और स्केल डाउन द ऑपरेशन। सर बिजनेस को बंद करने की हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है, बिजनेस को बंद करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। समझ में आता है आपको गोइंग कंसर्न क्या कहता है? सर सिंपल सी बातें बोलता है गोइंग कंसर्न। बहुत क्या बोलता है? बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा, बंद करने की कोई भी इंटेंशन हमारी है नहीं। क्लियर? ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे सिंपल कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, और आता है तो भैया नंबर दिलवा के जाता है बच्चों को। छोटी सी बात याद रखनी है कि अकाउंटिंग में ना बेटा जो भी ट्रांजैक्शन मनी में मेजर की जा सकती है उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं की जा सकती वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी, और कोई बात नहीं बोलता है ना। कितना शरीफ? जो ट्रांजैक्शंस मनी में मेजर की जा सकते हैं, जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो उसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर लेना। जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको रिकॉर्ड मत करना। जैसे मैं 2 लीटर दूध लेके आया, मैं 2 लीटर दूध लेके आया, क्या मैं इसको मनी में मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। दूध कितने रुपए लीटर था? दूध 50 रुपये लीटर था, तो 2 लीटर दूध कितने का हो गया? 100 रुपये का। तो मैं इसको बिजनेस में रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि अगर वो दूध बिजनेस के लिए आया है तो।
क्लियर है जी। सर दूध लीटर में जरूर आया है, लेकिन वो मनी में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मैंने एक बच्चे को बुलाया क्लास के अंदर, मैंने कहा बेटे तुम याद नहीं करके लाए, उसके 2 चांटे मारे खींच के, पटक पटक। क्या इन चार्टों को मनी में मेजर कर सकता हूँ? सर ये चार्टे रिकॉर्ड नहीं हो सकते। समझ में आई मेरी बात? मेरे को तो आते, तुम्हें समझ में आई बात? चलें आगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट समझ में आता है। जो चीज़ मनी में मेजर की जा सकती है उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो मनी में मेजर नहीं की जा सकती उसको रिकॉर्ड नहीं करना। सिंपल। द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड, जो मनी में मेजर की जा सकती है, इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इनटू द बुक ऑफ अकाउंट्स। सिंपल सी बात है जी। जो भी ट्रांजेक्शन मनी में मेजर की जा सकती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो मनी में मेजर नहीं की जा सकती उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? आगे चल रहे हैं। सेकंड है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत नंबर दिलवा के जाएगा, है भी बहुत आसान। ये कहते हैं कि बिजनेस की जो भी लाइफ है, जैसे बिजनेस की लाइफ है 20 साल, तो उसकी लाइफ को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, ताकि ना आप एक रेगुलर इंटरवल पे आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। मैं आपको ना इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। सर मेरे को ना, मतलब जब मेरे को मेरे फादर ने बिजनेस करने के लिए सपोज करो पैसे दिए, मेरे फादर के पास टोटल जो पैसे थे ना, टोटल पैसे थे 5 लाख रुपए। उन्होंने क्या किया, मेरे को ना बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए दे दिया। उन्होंने बोला भैया 1 लाख रुपए थे तो अपना बिजनेस कर ले। तो ईयर 1 में क्या हुआ, ईयर 1 में मुझे लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, डुबा दिए उनके 1 लाख रुपए। ईयर 2 में मैंने अपने पापा से 2 लाख रुपए लिए और वो 2 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया, 2 लाख रुपए भी डूब गए। ईयर 3 में मेरे पापा ने मुझे दोबारा 2 लाख रुपए दे दिए और ये 2 लाख रुपए भी मेरे, ये भी लॉस, ये भी लॉस और ये भी लॉस में चले गए। अब ईयर 4 में मैं अपने पापा के पास गया, मैंने बोला पापा पैसे चाहिए, बिजनेस में नुकसान हो गया 3 साल लगातार। मेरे पापा कहेंगे बंद करवाई तू इसे, बंद करवाई तू इसे, अब कर्जा करवाएगा क्या सर पे? तेरे नुकसान के लिए बिजनेस कर रहा हूँ क्या? सर क्या मेरे पापा का फैसला सही है कि गलत है? कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इस पूरे उससे फायदा क्या हुआ, पापा कर्जे से बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को हर साल मेजर कर रहा था। अगर सपोज करो कि मैं अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को 10 साल बाद मेजर करता इकट्ठी एक बार में, पहले साल घाटा हुआ नहीं पता लगा, दूसरे साल घाटा हुआ नहीं पता लगा, तीसरे साल घाटा हुआ नहीं पता लगा, सर 10 साल बाद पता लग रहा पापा भी कर्जे ले लेके मुझे दिए जा रहे थे। एक दिन पापा को पता लगा कि कर्जे में सब कुछ डूब गया। तो आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की? सर ये क्या कहते हैं कि बिजनेस की लाइफ को ना आप स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर दो, और स्मॉलर पीरियड कितना, 1 ईयर। कि आप बिजनेस में जब आप अकाउंटिंग करोगे तो एक एक साल की अकाउंटिंग करोगे, 1 साल खत्म उसके अकाउंट्स क्लोज कर दो, फिर उसके बाद अगले साल के अकाउंट्स बनाओ, फिर उनको क्लोज कर दो जैसे ही उनका 1 साल पूरा होता है। उसके बाद फिर अगला साल स्टार्ट होगा, उसको ख़त्म कर दो जैसे ही वो ख़त्म होता है। ठीक है जी, आपने ईयर वाइज अकाउंटिंग करनी है। ईयर वाइज अकाउंटिंग करने को हम क्या कहते हैं, बिजनेस की लाइफ को हमने स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो स्मॉलर पार्ट कितने टाइम का है, 1 ईयर का। ऐसा हमने करा क्यों? ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को एक रेगुलर इंटरवल पे मेजर कर सके कि बिजनेस फायदे में है कि बिजनेस नुकसान में है। आई थिंक सबको क्लियर है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। सर एक बार पढ़ लेते हैं, जो मैंने बोला क्या वही लिखा हुआ है। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज टू बी ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीरियड। बिजनेस की लाइफ को क्या करना है, स्मॉलर पीरियड में डिवाइड करना है। यहां पे आप लिख भी लें, दैट इज 1 ईयर, दैट इज 1 ईयर। स्मॉलर पीरियड कितना होगा, 1 साल का होगा। क्यों करना है ऐसा, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर, ताकि मैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाऊँ। क्लियर है जी?
डाउट है किसी को कोई? चलें आगे। नेक्स्ट है मेरे पास वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये तो भैया एक ऐसा कंसेप्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि अपना हक मांग रहा है। सर ये कंसेप्ट पता क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में ना हर एक ट्रांजेक्शन का ना एक सबूत होना चाहिए। सर सबूत की बात आ गई क्या? बिल्कुल जी, सबूत की बात आ गई आज। क्या कहता है ये? अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस होना चाहिए। सर बगैर एविडेंस के कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक गुड्स के परचेज की एंट्री डाल रहा हूँ, मैं एक गुड्स के परचेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैंने गुड्स परचेज किए, तो मेरे अकाउंटेंट के पास उसका एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि मैंने गुड्स परचेज किए। अब उसका सबूत क्या होगा? परचेज का बिल। मैंने बोला भाई मैंने सेल की 50 लाख रुपए की, तो मेरा अकाउंटेंट वैसे नहीं मानेगा, कहेगा भैया सेल का बिल दिखाओ। बिल को एज अ सबूत रखना है अपने पास। तो समझ में आ रही है आपको बात? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है भैया बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे ना अपने अकाउंट्स में, सबका ना एक एविडेंस होना चाहिए। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। सर अकाउंटिंग ना पर्सनल बायस से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। पर्सनल बायस से मेरा कहने का मतलब है कि मालिक के टूवर्ड्स अकाउंटेंट का झुकाव नहीं होना चाहिए कि अकाउंटेंट मालिक के कहने से कुछ भी रिकॉर्ड कर ले। मैं मालिक हूँ, मैंने क्या किया, अपने बेटे को बिजनेस का अकाउंटेंट बना दिया। अब मेरा बेटा तो मेरी बात सुनेगा ना भाई। मैंने बोला बेटे आज ना 50 लाख रुपए की सेल हुई है, डाल दे एंट्री। अगर मेरा बेटा सही अकाउंटेंट है तो उसको तो क्या बोलना चाहिए? पापा ऐसे ना डालूंगा, पहले मुझे एक ना पर्टिकुलर एक बिल दिखाओ कि आपने इतने की सेल की है। मेरा बेटा क्या है, क्या वो मेरे टूवर्ड्स बायस्ड हुआ अगर उसने मेरे से बिल मांग लिया? तो सर वो मेरे टूवर्ड्स बायस्ड नहीं है। उसने बोला पापा मैं झुकता हूँ आपकी तरफ, आप मुझे कुछ भी काम बोलोगे तो मैं करूँगा, पर अकाउंटिंग ना करूँगा आपके कहने से, अकाउंटिंग करूँगा सबूतों के कहने से। क्लियर है जी? अच्छे समझ में आया? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है? वेरीफाइबल का मतलब है यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँगा किससे? सबूतों से हर एक चीज़ को। वेरीफाई का मतलब समझ में आ रहा है? वेरीफाई क्या है? वेरीफाई करूँगा, चेक करूँगा हर एक ट्रांजेक्शन को किससे? उसके सबूत से, कि उस ट्रांजेक्शन का सबूत है कि नहीं है। अगर उस ट्रांजेक्शन का सबूत नहीं होगा ना तो हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो पढ़ लेते हैं बेटा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है जी? अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस्ड। अकाउंटिंग क्या है? पर्सनल बायस से क्या होनी चाहिए? बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। मेरा बेटा भी मेरे ऊपर पर्सनल बायस नहीं था। और अकाउंटेंट अगर मैं बाहर से ला रहा हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने बोला ऑल द मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। जो भी मेजरमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसका तो जो भी मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए? शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। उसका एक एविडेंस होना चाहिए। ठीक है जी? आप भले ही एक लाइन इसमें और ऐड कर लो, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेस्ड ऑन द एविडेंस। सारी ट्रांजेक्शन किसके बेस पे होनी चाहिए? एविडेंस के बेस पे होनी चाहिए। आई थिंक सबको समझ में आ गया बेटा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के आराम से लिख लेना। ठीक है? और अगर आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप ना मेरे को यूट्यूब चैनल पे रिक्वेस्ट डाल देंगे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारा सबसे बढ़िया तरीका है टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम इसके क्या डाल देंगे? नोट्स डाल देंगे आपके रिक्वेस्ट पे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप डिस्क्रिप्शन में देख के। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे बेटे। आपने करना क्या है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गई है। ओके, गुड बाय।